गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन विल चेंज इंडिया कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यमुना पॉल्यूशन में अमोनिकल नाइट्रोजन जैसे पॉल्यूटेंट की बात कही थी और अपने लेक्चर को एंड करते हुए मैंने कहा था कि हम लोग आज के लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन मानकों पर किसी नदी को प्रदूषित घोषित किया जाता है। दैट इज, इन टुडेज लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what are those standard parameters which declare a river water to be polluted। तो देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक ही है, आज का टॉपिक है indicators indicating a water to be polluted। indicating a water to be polluted। लिखिए, संकेतक जो जल को प्रदूषित बताएं। ये सुनो, संकेतक जो जल को प्रदूषित बताएं। सो देयर आर बेसिकली 2 to 3 स्टैंडर्ड indicators which indicate that the water is polluted। मुख्य रूप से सामान्य स्तर पर 2 या 3 ऐसे संकेतक हैं, ऐसे मानक हैं जो ये पूर्ण रूप से बताने में सक्षम है कि जल प्रदूषित है या नहीं है। जैसे आप अक्सर एक टर्म सुनेंगे डीओ कंटेंट, आप सुनेंगे बीओडी, सीओडी, एमपीएन। ये वो इंडिकेटर्स हैं, यह वो इंडिकेटर्स है यानी कि डीओ की मात्रा। क्लियर हो गई बात। बीओडी को भी बीओडी रहने दीजिए, सीओडी को सीओडी रहने दीजिए, एमपीएन को एमपीएन रहने दीजिए। हमारे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया है कि सर हिंदी में भी बोल दिया करिए। तो आज के लेक्चर में, आज के क्लास में हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी में भी बोलें। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर डीओ, बीओडी, सीओडी, एमपीएन क्या है और ये कैसे जो है वाटर को पॉल्यूटेड बताता है, यानी कि यह किस प्रकार जल को प्रदूषित बताता है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव अहेड। बिना समय गंवाए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ कंटेंट का मतलब होता है, डीओ कंटेंट, डीओ की मात्रा, हिंदी में लिखिएगा डीओ की मात्रा। सो डीओ स्टैंड्स फॉर, डीओ स्टैंड्स फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ का अर्थ है घुलित ऑक्सीजन की या घुलित ऑक्सीजन। गेटिंग द पॉइंट। कहते हैं कि वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वाटर में एक्वाटिक इकोसिस्टम जो प्रिवेल करता है उसमें जो भी एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो सब ऑक्सीजन को कंटेन करती हैं। ऑक्सीजन को क्यों कंटेन करेंगी? ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। So in an aquatic ecosystem, like in a river water, like in ponds,
in lakes, etc., there are the aquatic organisms which require oxygen for the respiratory purposes. हिंदी में अगर बोले तो कहते हैं कि जितने भी जलीय पारितंत्र हैं, जैसे नदी पारितंत्र हो गया, जैसे तालाब का पारितंत्र हो गया, जैसे झील का पारितंत्र हो गया, तो इन सभी जलीय तंत्रों में जो हमें जो जलीय जीव रहते हैं उन्हें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है? उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन कार्य के लिए आवश्यक होती है। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो डीओ कंटेंट का मतलब है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, यानी कि यह घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित होती है, जो जल में उपस्थित होती है। कहते हैं कि अगर डीओ की मात्रा, कहते हैं अगर डीओ की मात्रा यानी कि अमाउंट 8 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए, then water is called contaminated, then water is called contaminated, तब जल को संदूषित कहा जाता है। और अगर जल में डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए, then the water is said to be polluted, then water is said to be polluted, तब जल को प्रदूषित कहा जाता है, तब जल को प्रदूषित कहा जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तब जल को प्रदूषित कहा जाता है। इस स्थिति में जब डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मछलियां हो गई, फिशेस हो गई, जैसे मॉलस्क हो गए, क्लियर हो गई बात? सो ये बेसिकली फिशेस हो गए, मॉलस्क हो गए, एंड देयर आर अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लाइक प्लैंकटन्स हो गए, प्लवक, वो सब खत्म होने लगते हैं, दे स्टार्ट डाइंग। मगर देयर आर सर्टेन स्पीशीज विच कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द लोअर डीओ कंटेंट। हालांकि कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो अगर डीओ कंटेंट, डीओ की मात्रा कम हो जाए तो भी सर्वाइव कर सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ट्यूबिफेक्स। ये जो ट्यूबिफेक्स होता है ये एक तरीके का एनेलिड वर्म होता है, क्लियर हो गई बात? इस तरीके की स्पीशीज बेसिकली सर्वाइव कर जाती हैं अगर डीओ की मात्रा कम भी है तो। इसीलिए ट्यूबिफेक्स जैसी स्पीशीज को, इन जैसी प्रजातियों को बेसिकली एक इंडिकेटर के रूप में, एक संकेतक के रूप में देखा जाता है जो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए जानी जाती है। क्लियर हो गई बात? बिकॉज पॉल्यूटेड वाटर में ये क्या है, डीओ, जहां डीओ कंटेंट कम होता है वहां ये सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इन्हें एक इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ साथ मछलियां वगैरह क्या है, उनकी मात्रा घटने लगती है, दे स्टार्ट डाइंग। So this is the role of DO. This is the role of DO. Start writing. It is the amount of oxygen. It is the amount of oxygen. Write down. It is the amount of oxygen dissolved in water. It is the amount of oxygen dissolved in water. Full stop. DO content of water is important. DO content of water is important. DO content of water is important. Is important for the survival of aquatic organisms. For the survival of aquatic organisms. लिखिए, डीओ में लिखिए हिंदी में, यह जल में घुलित
ऑक्सीजन की वह मात्रा है, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों, जो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लिखिए, वाटर हैविंग DO content below 8 milligram per liter, water having DO content below 8 milligram per liter is considered to be contaminated, is considered to be contaminated। हिंदी में लिखिए, जल में यदि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, हम इसे DO ही लिखा देंगे, घुलित ऑक्सीजन लिखिए ना लिखिए कोई आवश्यक नहीं है, हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को गेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो लिखिए, जल में यदि DO की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, जल में यदि DO की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, तब जल को संदूषित अर्थात कंटेमिनेटेड माना जाता है, तब जल को संदूषित अर्थात कंटेमिनेटेड माना जाता है, तब जल को संदूषित अर्थात कंटेमिनेटेड माना जाता है। इसके अलावा इफ DO content of water becomes less than 4 milligram per liter, then water is considered to be polluted, then water is considered to be polluted। यदि जल में DO की मात्रा, यदि जल में DO की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, यदि जल में DO की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, तब जल को प्रदूषित माना जाता है, तब जल को प्रदूषित माना जाता है, तब जल को प्रदूषित माना जाता है। सो इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ रेड्यूस्ड DO कंटेंट क्या होगा, घटित DO मात्रा का प्रभाव क्या होगा। तो अगर DO कंटेंट रिड्यूस होता है तो एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, प्लैंक्टन, फिशेस, मॉलस्क जैसे जीव क्या हैं, मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। और जब ये डेड बॉडीज ज्यादा होने लगती हैं, इनके मृत जो है क्या है, जो मृत जीव की जो है संख्या यदि ज्यादा होने लगती है, तो इनके डिकम्पोजिशन के लिए भी जो है ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोजर्स की आवश्यकता होती है, वो हम आगे BOD में पढ़ेंगे। तो लिखिए reduced DO content eliminates sensitive organisms like
प्लैंकटन, mollusk, then fishes, etc. लिखिए डीओ की मात्रा में गिरावट के फलस्वरूप जल में उपस्थित संवेदनशील जीव जैसे प्लवक, मॉलस्क, मछलियां आदि नष्ट होने लगती हैं। लिखा मछलियां आदि नष्ट होने लगती हैं। लिखा however there are certain tolerant species which can survive in reduced DO content. For example, Tubifax annelid worm, देखिए हालांकि कुछ ऐसे सहनशील जीवों की प्रजाति भी पाई जाती है। जो कम डीओ की मात्रा में भी जीवित रह सकते हैं। उदाहरण ट्यूबिफैक्स annelid worm. Is it done? Such species are indicative to polluted water. देखिए यह प्रजातियां प्रदूषित जल की संकेतक होती हैं। संकेतक है। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट इज BOD। इसका मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, इज इट डन? कई जगहों पर बायोकेमिकल नहीं लिखा मिलेगा, कई जगहों पर हो सकता है लिखा मिले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब होता क्या है, सपोज कर लेते हैं ये लैंड मास है और ये मान लेते हैं कोई नदी है, कोई एक्वाटिक बॉडी है। ये सुनो, कोई एक एक्वाटिक सिस्टम है। इज इट डन? अब ये जो एक्वाटिक सिस्टम है, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा सोर्स है
जो यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? क्या सप्लाई कर रहा है, जल्दी बताइए। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट सप्लाई कर रहा है, जैविक अपशिष्ट की आपूर्ति कर रहा है। तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक वेस्ट कोई भी तरीके के जो है आप समझिए, जैसे ग्रीन वेस्ट, प्लांट्स या एनिमल से डिराइव्ड होने वाले वेस्ट, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर आदि से डिराइव्ड ऑब्टेन होने वाले, प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो जब इन ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा, यानी कि जब जैविक अपशिष्ट की मात्रा जल में बढ़ने लगती है, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए, तो एक तरफ जैविक अपशिष्ट की मात्रा क्या हो रही है, इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है। यहां ऑर्गेनिक वेस्ट का ये क्या है, कोई सोर्स है, वो क्या कर रहा है, इसको एक्वाटिक बॉडी, किसी जलीय तंत्र में क्या कर रहा है, आपूर्ति दे रहा है, यानी कि एक्वाटिक बॉडी में जो है सप्लाई कर रहा है। तो एक तरफ इस एक्वाटिक सिस्टम में, एक तरफ इस एक्वाटिक सिस्टम में, एक तरफ इस जलीय तंत्र में ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। सो टू डिकम्पोज organic waste, to decompose organic waste, to decompose organic waste, number of decomposers, यानी कि इनकी भी मात्रा क्या होगी, इंक्रीजेस। तो अब घटकों की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये डिकम्पोजर्स जब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे, सो इस स्थिति में ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज करेगी। और अगर ऐसा होगा तो जो डीओ कंटेंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब है कि बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या बोला, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिकी ऑक्सीजन मांग, यह हम लिखा चुके हिंदी में। तो हमने कहा कि यह वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो डिकम्पोजर्स को रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर एक्वाटिक सिस्टम में ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा भी डिकम्पोजर्स द्वारा बढ़ जाएगी। तो जब इस ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी तो जो एक्वाटिक सिस्टम में, जो वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो उस डिमांड को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। वो इस डिमांड को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। और जब करेगा तो एक्वाटिक सिस्टम में उस डीओ की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब उस डीओ की मात्रा घटेगी तो जाहिर सी बात है कि वाटर पॉल्यूटेड होने लगेगा, क्योंकि जल में डीओ की मात्रा कम होना अच्छी बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है कि बीओडी और डीओ कंटेंट आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, अगर बीओडी इंक्रीज होता है तो डीओ कंटेंट डिक्रीज होता है, हाँ या ना।
और अगर बीओडी डिक्रीज होता है तो डीओ कंटेंट इंक्रीज होता है। मैं एक बार हिंदी में बोले दे रहा, बीओडी व डीओ यानी कि जैव रासायनिकी ऑक्सीजन मांग व घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में व्युत क्रमानुपाती संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि यदि बीओडी की मात्रा में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो डीओ की मात्रा में कमी आएगी। तो बीओडी की मात्रा में कब वृद्धि होगी, बीओडी की मात्रा में कब वृद्धि होगी, जब ऑर्गेनिक वेस्ट की जो सप्लाई होगी, जब ऑर्गेनिक वेस्ट की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब डीओ का कंटेंट कम होगा तो इसका मतलब है कि वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। और बीओडी की मात्रा कब कम होगी, जब ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी। तो डीओ का कंटेंट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वाटर क्लीन हो गया, वाटर स्वच्छ हो गया। तो ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा तभी बढ़ती है जब आप सोर्स रीजन से इसकी सप्लाई बढ़ा दें। और ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा भी तभी घटेगी जब सोर्स रीजन से इसकी सप्लाई क्या कर दें, कट कर दें। तो इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो इसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा, यानी कि अगर आपको डीओ के कंटेंट को बढ़ाना है, इफ यू हैव टू इंक्रीज द डीओ कंटेंट, समझ में आ रहा है, और अगर बीओडी की मात्रा को घटाना है तो आपको ऑर्गेनिक वेस्ट की जो सप्लाई है उसमें कटौती करनी होगी। तो उसकी कटौती के लिए क्या करना होगा, उसकी सप्लाई को डायरेक्टली आप पानी में ना भेज के किसी ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दें। और ऑर्गेनिक वेस्ट के कई अपने यूसेज हैं, उसको वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो पानी पॉल्यूट होने से बच जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? तो लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। तो इसको हम एक छोटे से ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ कैसा है, एक तरफ हम पॉल्यूटेड वाटर ले लें और एक तरफ हम क्लीन वाटर ले लें। तो जो क्लीन वाटर होगा उसमें बीओडी की मात्रा कम होगी, है ना, और डीओ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। मगर जैसे जैसे पानी पॉल्यूट होने लगेगा, जैसे जैसे आप यहां पर सीवेज की सप्लाई देंगे या ऑर्गेनिक वेस्ट की सप्लाई देंगे, तो बीओडी की डिमांड क्या होगी, बढ़ने लगेगी। बीओडी की डिमांड क्या होगी, बढ़ने लगेगी, हाँ या ना? बीओडी की डिमांड बढ़ने लगेगी और ऐसे में डीओ की मात्रा क्या होगी, घटने लगेगी। यस सुनो, हाँ या ना? ऐसे में डीओ की मात्रा क्या होगी, घटने लगेगी, हाँ या ना? तो यहां पर इसको क्लीन वाटर हटा देते हैं, है ना, पॉल्यूटेड वाटर ही रखते हैं। तो अगर बीओडी की मात्रा इंक्रीज कर रही है तो डीओ की मात्रा क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब वाटर पॉल्यूट होने लगा है। दैट मीन्स वाटर क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। इज इट डन? सो राइट डाउन, राइट डाउन, लिखिए, इसमें लिखिए, वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट is measured in terms of, water pollution by organic waste is measured in terms of
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is measured in terms of biochemical oxygen demand is measured in terms of biochemical oxygen demand. Full stop. BOD is the amount of dissolved oxygen. BOD is the amount of dissolved oxygen required. BOD is the amount of dissolved oxygen required or needed by bacteria to decompose the organic waste present in the water. To decompose the organic waste present in the water. To decompose the organic waste present in the water. Full stop. लिखिए जैविक अपशिष्ट के संदर्भ में जल प्रदूषण को BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में मापा जाता है। पूर्ण विराम। लिखिए BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो अपघटकों को जल में उपस्थित जैविक अपशिष्ट के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जैविक अपशिष्ट के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। देखिए इट इज सेड दैट हायर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट in the water, more will be the decomposition rate. Thus increased oxygen consumption decreases the DO content of the water. Increased oxygen consumption decreases the DO content in the water. In simple words, higher the BOD, lower is the DO content. In simple words, higher the BOD, lower is the DO content in the water, lower is the DO content, and more the water is polluted, Is it done? And more the water is polluted. इसको उतार लीजिए मैथमेटिकली, गणितीय आधार पर। हिंदी में लिखिए। ऐसा माना जाता है कि जल में यदि जैविक अपशिष्ट की मात्रा अधिक होगी, तब इस दशा में अपघटन दर व ऑक्सीजन की खपत में भी वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप जल में उपस्थित DO कंटेंट में गिरावट आएगी। सरल शब्दों में
बीओडी जितना अधिक होगा डीओ उतना कम होगा। सरल शब्दों में बीओडी जितना अधिक होगा डीओ कंटेंट उतना कम होगा व जल उतना अधिक प्रदूषित होगा, व जल उतना अधिक प्रदूषित होगा, व जल उतना अधिक प्रदूषित होगा, व जल उतना अधिक प्रदूषित होगा। पूर्ण विराम। तो गणितीय आधार पर लिखा, गणितीय आधार पर ये बना लीजिए जल्दी से। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चार्ट को बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज इट डन? आगे बढ़ा जाए। इस ग्राफ को भी बना लीजिए अगर हो सके तो, कि बीओडी बढ़ेगा तो डीओ घटेगा और वाटर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। अब सीओडी पढ़ेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक लिखिए, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। देखिए, बीओडी जल प्रदूषण को मापने का मानक तरीका नहीं है, क्योंकि वो वही ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो जल में घुल सकते हैं, मगर उन वेस्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि वाटर में टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को मेजर नहीं किया जा रहा, क्योंकि किसी भी वाटर में जो टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, किसी भी वाटर में जो टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल से मिलकर बनता है, प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल से मिलकर बनता है। तो बीओडी बेसिकली बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो जल में घुल सकते हैं, जो जल में नष्ट हो सकते हैं, उस प्रकार के, उस प्रकृति के जो है प्रदूषक, जैविक प्रदूषक की बात करता है, मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल को छोड़ देता है। तो जब पानी में टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात ही नहीं की गई, टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के डिकम्पोजिशन की बात नहीं की गई, तो वाटर कितना पॉल्यूटेड है एक्यूरेटली ये पता नहीं चलता। तो सीओडी का मेथड लेके आया, जो वाटर पॉल्यूशन को मापने का बीओडी के सापेक्ष एक बेहतर तरीका है, एक इंप्रूव्ड मेथड है, जो पानी में कितना टोटल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसको मेजर करता है। क्लियर हो गई बात? और उसके डिकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो लिखिए, in the water the total load of organic pollutant is total load of organic pollutant comprised of biodegradable and non biodegradable organic matter. Total organic pollutant comprised of biodegradable and non biodegradable organic matter. Full stop. लिखिए, BOD is not the reliable method. BOD is not the reliable method to measure the pollution load in the water. BOD is not the reliable method to measure the pollution load in the water.
because it only because it is limited to the biodegradable matter only, because it is limited to the biodegradable matter only, because it is limited to the biodegradable matter only. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में लिखिए जल में उपस्थित कुल जैविक प्रदूषक का भार, जल में उपस्थित कुल जैविक प्रदूषक का भार, जल में उपस्थित कुल जैविक प्रदूषक भार बायोडिग्रेडेबल व नॉन बायोडिग्रेडेबल जैविक पदार्थों से निर्मित होता है। नंबर 2 लिखिए, बीओडी जल में प्रदूषक भार, जल में उपस्थित प्रदूषक भार, जल में उपस्थित प्रदूषक भार को मापने का मानक तरीका नहीं है, मानक तरीका नहीं है, क्योंकि यह केवल बायोडिग्रेडेबल लिखा पदार्थों का ही मापन करता है। Hence, COD is used. Hence, COD is an improved and better method to measure the pollution load, to measure the pollution load in water. अतः COD जल में प्रदूषण भार को मापने का एक बेहतर उपाय है, because COD is the amount of oxygen required to decompose the total organic matter that is biodegradable and non-biodegradable, in water. क्योंकि COD लिखा जल में आवश्यक वह ऑक्सीजन की मात्रा है, जल में
ऑक्सीजन की वह मात्रा है, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में घुलित कुल जैविक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। कुल जैविक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक नोट लिख लीजिएगा, जैसे एक रिपोर्ट आई थी, द परमिसिबल लिमिट of BOD is 3 milligram per liter, but in Yamuna river at certain places BOD is found as high as 45 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि बीओडी की जो परमिसिबल लिमिट है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर है, मगर यमुना नदी में कुछ स्थानों पर बीओडी उच्च स्तर पर 45 मिलीग्राम पर लीटर पाया गया है। तो बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा है परमिसिबल लिमिट से। तो यमुना नदी प्रदूषित है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। हम नहीं, आप बताइए कि यमुना नदी प्रदूषित है या नहीं। तो आप कहेंगे सर यमुना नदी क्या है? प्रदूषित है। तो लिख लीजिए, लिखिए बीओडी की अधिकतम सीमा 3 मिलीग्राम पर लीटर मानी गई है। बीओडी की अधिकतम मान्य सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर मानी गई है, परंतु यमुना नदी में कुछ स्थानों पर बीओडी की मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर पाई गई है। परंतु यमुना नदी में कुछ स्थानों पर बीओडी की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई है। लिखा। आगे देखते हैं लास्ट इंडिकेटर क्या है। एमपीएन। एमपीएन को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। होता क्या है कि पानी में कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया यानी जीवाणु। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लें? फॉर एग्जाम्पल फैसल कॉलीफॉर्म। अगर ये बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। अगर इन हार्मफुल बैक्टीरिया की मात्रा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये पानी पीने के लिए नहीं, पानी पीने के योग्य नहीं रह जाता। यानी कि द वाटर डज नॉट बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग, नहाने के योग्य नहीं रह जाता, डज नॉट बिकम फिट फॉर बाथिंग एसेट्रा। तो इसकी परमिसिबल लिमिट जैसे 500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर है, जबकि कुछ स्थानों पर ये 3,30,000 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर पाई गई है। तो परमिसिबल लिमिट
ये है, और जो एक्चुअल पाई गई है वो ये है। बताइए यमुना नदी, ये यमुना नदी की मैं बात कर रहा हूं, तो यमुना नदी में इतना पाया गया। तो आप बताइए यमुना नदी प्रदूषित है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बहुत प्रदूषित है। यानी कि यमुना नदी का जो पानी है वो जो है नहाने योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है, बाथिंग योग्य नहीं है, इट्स नॉट फिट फॉर बाथिंग। एंड लॉन्ग टर्म अगर इसका कंजम्पशन हुआ तो ड्रिंकिंग के योग्य भी नहीं है, पीने योग्य भी नहीं है। तो दिल्ली के लोग इस समय एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी कि पानी की समस्या, जल की समस्या एक बड़ी समस्या है। तो दिल्ली का जो भी चुनाव लड़ा जाएगा उसमें जल की समस्या यानी कि पानी, बिजली का जो है बिजली का मुद्दा, यानी कि जो है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल कॉस्ट, और पानी का मुद्दा प्रमुख रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो लिखिए जल्दी से, लिखिए एम्पियन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट, एम्पियन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट, एम्पियन मेथड is used to estimate the number of microbes, the number of microbes in water samples, in water samples. For example, testing of coliform, टेस्टिंग ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर सैंपल या इन वाटर। देखिए एम्पियन विधि के माध्यम से, एम्पियन विधि के माध्यम से जल में या जल के नमूनों में एकत्रित या जल के नमूनों को एकत्रित कर, जल के नमूनों को एकत्रित कर उसमें जीवाणुओं की संख्या का मापन किया जाता है। संख्या का मापन किया जाता है। जैसे जल में कोलीफॉर्म जीवाणु, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या का मापन। इज इट डन? as per 1 December 2020 रिपोर्ट, देखिए 1 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार द परमिसिबल लिमिट ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया in river for bathing is 500 mpn per 100 ml prescribed by CPCB। CPCB कौन है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर हो गई बात? बट एट प्लेसेस इन यमुना रिवर इट इज फाउंड 3,30,000 MPN per 100 ml। तो बताइए यमुना नदी प्रदूषित है, हाँ या ना, यस और नो? तो आप कहेंगे सर यमुना नदी प्रदूषित है, तो ऐसे गंगा नदी भी प्रदूषित होगी, ऐसे ही जो है भारत की कई नदियां प्रदूषित होंगी। तो अब भारत की कोई भी नदी प्रदूषित हो, इफ एनी रिवर ऑफ इंडिया इज पॉल्यूटेड, उसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स होंगे।
थोड़े और माइनर स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। गेटिंग द पॉइंट, जब हम लोग किसी एक केस स्टडी गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो लिखिए जल्दी से, लिखिए 1 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्नान योग्य नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु, स्नान योग्य नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु की अधिकतम सीमा, कॉलीफॉर्म जीवाणु की अधिकतम सीमा 500 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। 500 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिखिए सीपीसीबी के अनुसार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार लिखिए परंतु यमुना नदी में कुछ स्थानों पर इसकी मात्रा 3,30,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर पाई गई है। 3,30,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर पाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं। मुझे एक ये भी सजेशन आया है कि सर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तुरंत आप मत सॉल्व करें, आप हमें सॉल्व करने को दे दें और अगले दिन आप उसका आंसर बता दें। देखिए दो सजेशन आए, हमने दोनों माने। एक, सर हिंदी में भी बोल लिया करिए है ना, और दूसरा कि सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप अगले दिन सॉल्व करिए। तो हम आज क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, आप सॉल्व करके बैठिएगा, कोई गूगल सर्च नहीं करेगा और हम कल आपको इसके आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन 1, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बीओडी इन वाटर मीन्स ए, increased DO content, B, decreased DO content, C, DO content remains same, or D, none of these, none of these। प्रश्न 1, जल में बढ़ी हुई बीओडी की मात्रा डैश दर्शाती है। ए, डीओ की मात्रा में वृद्धि, डीओ की मात्रा में गिरावट, सी, डीओ की मात्रा एक समान, रहेगी, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग indicates water contamination, indicates water contamination। लिखा water contamination। नंबर 1, increased DO content, number 2, increased BOD, number 3, very high MPN,
Is it done? Choose the correct option. Choose the correct option. A 1 only, B 1 and 2, C 2 and 3, or D 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Is it done? लिखिए निम्न में से प्रश्न 2, निम्न में से कौन प्रदूषित जल का संकेतक है? नंबर 1 डीओ में वृद्धि, नंबर 2 बीओडी में वृद्धि, नंबर 3 अति उच्च एमपीएन। लिखा सही उत्तर चुने। तो ए 1 ओनली, बी 1 and 2, सी 2 and 3, और डी 1, 2 and 3। इज इट डन? अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फॉर बाथिंग इन अ रिवर, द डिजायरेबल level of MPN is A, B, C और 500 MPN per 100 ml, 600 MPN per 100 ml, 700 MPN per 100 ml, 800 MPN पर 100 ml। स्नान योग्य नदी में एमपीएन की सुरक्षित मात्रा निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? सो ए, बी, सी और 500 MPN पर 100 ml, 600 MPN पर 100 ml, 700 MPN पर 100 ml, 800 MPN पर 100 ml। Is it done? Yes or no? अब यहां पर एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कितने हो गए? 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4, DO content decreases due to number 1 decreased BOD, increased temperature, increased salinity, choose the correct option. Choose the correct option. 1 and 2, 2 and 3, 2 only,
3 ओनली। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए, डीओ की मात्रा में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं 1 2 3 बीओडी में वृद्धि, तापमान वृद्धि, लवणता वृद्धि। सही कथन चुनिए, सही उत्तर चुनिए। इज इट डन? ए, बी, सी और डी। 1 and 2, 2 and 3, 2 ओनली, या केवल, इसको क्या लिखते हैं, केवल 2, है ना, और केवल 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। कल हम इनके आंसर्स आपको लेक्चर के अंत में, यानी कि लेक्चर के एंड में बता देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी कोई भी सजेशन हो तो आप अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुझे पता चले कि और क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ। और मुझे इसी के साथ ही उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और अपने कॉन्सेप्ट में अपने जो है दैट फैक्ट्स वगैरह को मजबूत कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।